हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कहानी हरिद्वार से। आज मैं आपको एक नॉन क्राइम स्टोरी सुनाने जा रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि मेरी और नॉन क्राइम स्टोरीज की तरह ये भी आपको पसंद आएगी। तो सीधे चलें हम अपनी स्टोरी की तरफ। 1985 में केविन ओ'कैफी एक 36 साल का व्यक्ति था। वो एक आउटडोर एंथुसियास्ट था और वो कैलिफोर्निया में रहता था। वो नेचर में रहना पसंद करता था। वो हाइकिंग के लिए जाता था, कैंपिंग के लिए जाता था। इसके अलावा वो हमेशा अलास्का जाकर कैंपिंग करना चाहता था। 1985 के समर्स तक जो केविन था वो ये रिसर्च कर रहा था कि अलास्का के किस हिस्से में जाकर वो कैंपिंग कर सकता है। फाइनली उसने एक एरिया चुना जिसका नाम था ग्लेशियर बे नेशनल पार्क। ये जो एरिया उसने चुना था वो इसने इसलिए नहीं चुना था कि वहां पर सुविधाएं थी, बल्कि अलास्का के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी, जो कि खुद ही एक इतना रिमोट एरिया है, उसके हिसाब से भी वो बहुत ज़्यादा जंगली और टोटली रिमोट एरिया था। वहाँ पर कोई भी नहीं जाता था। अब केविन वहाँ पर अकेला जाना चाहता था, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ क्लासेस ले लूँ या फिर कुछ ट्रेनिंग ले लूँ कि जब मैं अलास्कन विल्डरनेस में जाऊँगा, यानी कि वहाँ पर इतने खतरनाक एरिया में जाऊँगा, तो वहाँ सर्वाइव करने के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए, या मैं किसी मुश्किल में पड़ गया तो मैं कैसे सर्वाइव कर पाऊँगा। फिर उसने एक क्लासेस में जाना शुरू किया जिसमें सिखाया जाता था कि आपको अलास्का में कैंपिंग कैसे करनी है। उसके बाद 20 सितंबर 1985 को इसने अपनी जर्नी स्टार्ट की। पहले ये कैलिफोर्निया से अलास्का गया और उसके बाद वहाँ से वो ग्लेशियर बे नेशनल पार्क पहुँचा। उसके बाद वो नेशनल पार्क के हेडक्वार्टर पर पहुँचा, जो उनके ऑफिस वगैरह होते हैं। उसके बाद वहाँ जाकर उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया पार्क रेंजर्स को। उसने उन्हें बताया कि मैं वुल्फ पॉइंट एरिया पर जाऊंगा, जो कि बिल्कुल जो वाटर बॉडी अंदर उससे लगा हुआ है। उसने इन पार्क रेंजर्स को ये भी बताया कि अंदर मैं 3 हफ्तों के लिए रहने के लिए आया हूँ, यहाँ मैं कैंपिंग करूँगा और 3 हफ्ते कैंपिंग करने के बाद मैं यहाँ से 10 अक्टूबर को निकलूँगा। अब हर किसी को वहाँ पर पता था कि यहाँ पर एक व्यक्ति आया है जिसका नाम केविन है। वो अंदर नेशनल पार्क में जाएगा और जो वाटर बॉडी है उसके किनारे पर 3 हफ्ते के लिए वो यहाँ पर कैंपिंग करने वाला है। उसके बाद अगले 2 हफ्तों तक ना तो केविन की फैमिली को और ना ही पार्क के किसी व्यक्ति को, ना किसी रेंजर को केविन की कोई भी खबर मिली। लेकिन इस ट्रिप का तो उद्देश्य ही यही था कि वो पूरी दुनिया से दूर कुछ हफ्तों के लिए नेचर के साथ रहना चाहता है और वो किसी से कॉन्टेक्ट में नहीं रहना चाहता, इसीलिए वो अकेला आया है। इसलिए जब वो किसी के भी कांटेक्ट में नहीं था तो कोई भी रेड फ्लैग्स नहीं दिखाई दिए। इसके कुछ दिन बाद यानी कि 8 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को केविन को यहाँ से जाना था, उससे 2 दिन पहले 8 अक्टूबर को कुछ जो पार्क रेंजर्स थे वो पेट्रोलिंग कर रहे थे वाटर बॉडी में। वो कुछ वाटर वेज को चेक कर रहे थे और वो जो वुल्फ पॉइंट एरिया था उसके पास ही थे। तब उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम थोड़ा सा डी टूर करें और हम उस एरिया में चलते हैं जहाँ पर केविन इस समय कैंपिंग कर रहा है। वो जो एरिया था वो वुल्फ पॉइंट था, तो वो चाहते थे कि हम वहाँ पर जाएं और देखें कि केविन ठीक है, क्योंकि उन्हें पता था कि केविन वहाँ पर अकेला है, हो सकता है उसको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसको हम थोड़ा सा देख लेंगे। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचे, दूर से ही उन्हें समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने नोटिस की वो उन्होंने देखा कि जो केविन का टेंट है वो इस एरिया में है ही नहीं जहाँ पर वो होना चाहिए था। ये जो उसका टेंट था वो डेजिग्नेटेड जगह से थोड़ा सा दूरी पर था। एक्चुअली वहाँ पर उन्होंने टेंट वगैरह लगाने के लिए कुछ पिलर्स वगैरह, बेस वगैरह दिए होते हैं जिसके ऊपर लोग अपने टेंट लगाते हैं, लेकिन वो वहाँ पर ना होकर नीचे कुछ मीटर दूर बीच साइड पर था, यानी कि बीच जैसा जो एरिया था उस पर था। तो जब उन्होंने उस टेंट को देखा तो उन्होंने देखा कि केविन के जितने भी गियर्स हैं, जितने भी वो चीज़ें अपना सामान लाया था, वो टेंट के बाहर पड़ा हुआ था। ऐसा नहीं था कि वो बिखरा पड़ा था दूर दूर, वो एक साथ ही था, लेकिन वो टेंट के बाहर था, जैसे उसे टेंट के बाहर किसी ने रख दिया हो। इसके अलावा अगर आपने टेंट देखा होगा तो बीच से काफ़ी आपस में जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन वो जो उसकी रॉड्स थी जो बीच में टेंट को जोड़ती हैं वो अंदर की तरफ झुकी हुई थी, जैसे कि वो बिल्कुल बीचों बीच से टूट गई हों और अंदर की तरफ मुड़ गई हों। फिर वो लोग वहाँ पहुँचकर केविन को इधर उधर आवाज़ें देने लगे, लेकिन केविन ने कोई भी जवाब नहीं दिया। उसके बाद ये लोग अपने अपने अंदाजे लगाने लगे। उन्हें लगा कि ये अब जाने वाला है यहाँ से, तो शायद ये अपने डिपार्चर के लिए प्रिपरेशन कर रहा है कि अब तो इससे जाना है, तो अपना सामान वगैरह समेट रहा होगा और वो अब अपने एग्जिट की तैयारी कर रहा है। उन लोगों ने सोचा कि शायद वो डे हाइकिंग के लिए इधर उधर गया है और सब कुछ ठीक होगा। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले गए, लेकिन उसके बाद अगले दिन वो लोग दोबारा आए डबल चेक करने के लिए कि सब कुछ ठीक है।
लेकिन जब वो लोग वापस आए तो उन्होंने देखा कि केविन अभी भी वहाँ पर नहीं है। उन्होंने काफ़ी आवाज़ें दी, उसको इधर उधर ढूंढा, लेकिन उनको केविन का कोई भी जवाब नहीं मिला। इन्होंने इधर उधर थोड़ा बहुत तलाशा भी, लेकिन वहाँ भी केविन नहीं था। फिर उन्होंने उसके टेंट की तरफ ध्यान दिया तो टेंट अभी भी बीच पर वैसे ही पड़ा हुआ था जैसे वो कल पड़ा हुआ था। इसके अलावा जो उसका मिडिल एरिया था, जिसे हम स्ट्रट कहते हैं, वो कोलैप्स था, अभी भी उसको ठीक नहीं किया गया था, रिपेयर नहीं किया गया था, और अभी भी वो अंदर की तरफ धंसा हुआ था, यानी कि उसका टेंट बेसिकली टूटा हुआ था। इसके अलावा जो उसका सामान कल बाहर पड़ा हुआ था वो आज भी उनको बाहर ही पड़ा हुआ मिला, जैसे कि स्लीपिंग बैग, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो कल की तरह बिल्कुल सेम जगह पर ही आज बाहर पड़ा हुआ था। उसके स्लीपिंग पैड्स बाहर पड़े हुए थे। अब इन लोगों को ये क्लियर हो चुका था कि पिछले 24 घंटे से केविन यहाँ पर नहीं लौटा था, और वो कल भी यहाँ नहीं था और आज भी यहाँ नहीं है। तो अगर वो हाइकिंग के लिए गया होता तो उसको ज़रूर ही शाम तक वापस लौट आना चाहिए था। लेकिन अब वो थोड़ा सा चिंतित हो गए कि केविन कहाँ गया। इसके बाद इन लोगों ने डिसाइड किया कि अब हमें केविन की सर्च करनी चाहिए, और इन्होंने खोजी दल बना दिए और केविन की तलाश अब शुरू हो चुकी थी। सबसे पहले इन्होंने तलाश की छोटे छोटे एयरप्लेन से। उन्होंने ये एयरप्लेन्स स्पेशली उस कैंप साइट पर भेजे जहाँ पर केविन रह रहा था, और उन्होंने जहाँ पर उसने कैंप लगाया था उस एरिया की और उसके आसपास के एरिया की पहले तो हवाई मार्ग से हम कह सकते हैं या फिर ऊपर से उसकी तलाशी ली, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा आप आराम से देख सकते हैं। उसके बाद उन्होंने ग्राउंड सर्च शुरू की, यानी कि ज़मीन से ही अब उसकी तलाश की जाने लगी। उन्होंने बहुत सारे खोजी लोगों को भेजा जो अपने इस काम में एक्सपर्ट थे, उनको डॉग्स के साथ भेजा, क्योंकि जो डॉग्स होते हैं स्मेल करके किसी को भी आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो फिर अब सर्चर्स के साथ इन डॉग्स को भी भेजा गया। लेकिन ये देखकर भी उन लोगों को बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि अगर केविन कहीं भी गया होगा तो वो अपना इतना इंपॉर्टेंट सामान अलास्का जैसी जगह में हाइकिंग के लिए जाने के लिए वो यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकता था। उसका जितना भी इम्पोर्टेंट स्टफ था वो सारा का सारा कैंप में या फिर कैंप के बाहर उसके टेंट के बाहर ऐसे ही पड़ा हुआ था, और वो उनको अपने साथ लेकर नहीं गया था। उसका जो बैकपैक था वो पूरा सामान से भरा हुआ कैंप में ही पड़ा हुआ था। उस बैग को देखकर ऐसा लग रहा था कि उस बैग को लेकर वो हाइकिंग पर जाने वाला था। उस बैग में जब चेक किया गया तो उसमें खाना था, खाने के जितना भी सामान होता है जो भी उसको ज़रूरत पड़ती है 1-2 दिन के लिए। इसके अलावा एक्स्ट्रा कपड़े रखे हुए थे उसमें। उसके अंदर पानी था उसकी ज़रूरत के मुताबिक, और वो पूरा का पूरा इन सारी चीज़ों से वो जो बैग था वो फुल था। ये जो उसका बैग था ये एक ट्री के तने पर उसने टिका के रखा हुआ था। इसके अलावा उसके जितने भी कुकिंग इक्विपमेंट्स थे या फिर जिसे हम कह सकते हैं स्लीपिंग इक्विपमेंट्स थे वो भी वहाँ पर पड़े हुए थे, कैंप साइट पर पड़े हुए थे। और एक और ही अजीब सी बात थी कि बहुत सारा खाना कैंप साइट पर पड़ा हुआ था जिसकी केविन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती अगर वो कहीं भी जाता, लेकिन वो ऐसे ही पड़ा हुआ था, जबकि वो अलास्का जैसी जगह में था जहाँ अगर खाना ख़त्म हो जाता तो इसका मतलब था मौत। उसका जो खाना था वो किसी भी एनिमल्स के द्वारा टच नहीं किया गया था। किसी भी एनिमल ने, जैसे भालू वगैरह स्पेशली होते हैं जो कि खाना लेकर भाग जाते हैं, लेकिन किसी भी जानवर ने उसके खाने को हाथ नहीं लगाया था यहाँ पर, और वो वहाँ पर वैसे ही बिखरा था। और किसी जानवर ने क्योंकि उसे नहीं खाया था, ये भी एक बहुत अजीब सी बात थी, एक असामान्य बात थी। जब डॉग्स ने उसके कैंप साइट के आउटर एरिया को स्कैन किया, थोड़ा दूर पर कैंप साइट के दूर पर आउटर एरिया को स्कैन किया, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर केविन के बूट्स पड़े हुए हैं। ये डॉग्स ने ढूंढा, केविन के बूट्स, उसके ग्लव लाइनर और उसकी हैट। ये जो सारा का सारा सामान था ये करीब 1/2 माइल दूर पड़ा था उसके कैंप से, और उसको केवल कोरी आंखों से नहीं देखा जा सकता था। केवल डॉग्स ही, क्योंकि उनमें सूंघने की शक्ति होती है, इसलिए उनको निकाल पाए। वो एक गड्ढे जैसी जगह पर पड़ा हुआ था। जब केविन का ये सारा सामान मिला तो सभी ने यही अनुमान लगाया, जो भी वहाँ पे ऑफिसर्स वगैरह आए थे, रेंजर्स वगैरह, उन्होंने ये अनुमान लगाया कि जो केविन है उस पर या तो भालुओं के द्वारा हमला किया गया होगा या फिर किसी और प्रीडेटर के द्वारा। लेकिन जो पार्क के पुराने रेंजर्स थे जो इस एरिया को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये एक बियर अटैक नहीं लग रहा है। उन्होंने पहले भी बियर अटैक्स देखे थे और उनको ये एक बियर अटैक बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, क्योंकि कोई भी डेथ स्ट्रगल नहीं हुआ था उसके कैंप में या फिर उसके आसपास के एरिया में। अगर कोई भी बड़ा जानवर आप पर हमला करेगा, आपको वहाँ से घसीट कर ले जाने का प्रयास करेगा, तो आप उससे लड़ेंगे। इस लड़ाई झगड़े में आसपास का सामान गिरेगा, कुछ ट्रेल्स बन जाएंगी, कुछ निशान बन जाएंगे, और हो सकता है कि वहाँ पर ब्लड वगैरह भी गिरे। लेकिन वहाँ पर बिल्कुल सब कुछ साफ सुथरा था, किसी भी तरह के संघर्ष का कोई भी निशान वहाँ पर नहीं था। इसके अलावा अगर किसी बड़े प्रीडेटर ने उस पर हमला किया होता और उसको मार दिया होता, उसे खा लिया होता, तो फिर वो जानवर वापस आया होता इस कैंप साइट पर और उसने वो खाना भी खा लिया होता जो इस कैंप साइट पर पड़ा था। स्पेशली बियर, वो हर तरह का खाना खा लेते हैं
और क्योंकि वहाँ पर नॉनवेज वगैरह भी था तो हो सकता है कि जो लॉयन या इस तरह के जो भी अगर वहाँ पर रहे होंगे कुछ जानवर तो वो भी इस खाने के प्रति आकर्षित होते ही होते। पार्क रेंजर्स को ये देखकर भी काफ़ी आश्चर्य हुआ कि कोई भी वाइल्ड एनिमल इस कैंप साइट पर नहीं आया, कोई भी खाना नहीं ले गया और यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई है, जो कि एक बहुत ही एब्सर्ड बात है। ऐसा नज़र आ रहा था कि जैसे जो जंगली जानवर हैं वो केविन की कैंप साइट से दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय उसके पास आने की वो उससे हट रहे हैं, उससे बच रहे हैं। जब कोई भी क्लू नहीं मिला तब जो इन्वेस्टिगेटर्स थे उन्होंने केविन की फैमिली से बात करने का फैसला किया। इन्वेस्टिगेटर्स ने उनसे पूछा कि क्या आपको ऐसा लगता है कि केविन सुसाइड कर सकता है, क्योंकि अब उन्हें शक होने लगा था कि शायद केविन ने अपनी जान खुद ही ले ली है और शायद वो यहाँ पर मरने के लिए ही आया था। लेकिन उसकी फैमिली ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, वो तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, वो बहुत खुश रहता था, अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी में एडजस्ट कर चुका था, अच्छी खासी उसकी नौकरी चल रही थी, ज़िंदगी चल रही थी और वो इस ट्रिप के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। उसकी फैमिली ने इन्वेस्टिगेटर्स को बताया कि उसने तो क्लासेस ली थी यहाँ आने से पहले, वो अच्छी तरीके से यहाँ का एडजस्ट करना चाहता था। अगर वो यहाँ मरने के लिए आता तो वो क्लास वगैरह लेकर क्यों आता, वो चाहता था कि मैं यहाँ पर सर्वाइव करूँ अच्छी तरीके से और अच्छा समय बिताकर यहाँ से जाऊँ। इसके अलावा उसने अपने पेरेंट्स को यहाँ आने से पहले बताया था कि मैं 1-2 हाइक्स पर भी जाऊँगा, डे हाइक्स पर, यानी कि दिन दिन में जाऊँगा और रात तक वापस आ जाऊँगा। उसने मुझसे कहा था या हमसे कहा था कि मैं कोई भी ओवरनाइट नहीं करूँगा, यानी कोई ओवरनाइट जर्नी अलास्का में नहीं करूँगा। शायद उसने अपने क्लासेस में सीखा होगा कि ये जो ओवरनाइट जर्नी होती है ये सेफ़ नहीं होती हैं। फैमिली ने ये भी बताया कि वो और किसी भी व्यक्ति से वहाँ मिलने नहीं वाला था, वो सिर्फ नेचर के बीच में अकेला ही रहना चाहता था और उसने वहाँ अकेले ही रहने का डिसाइड किया था। इसके कुछ दिनों बाद ही केविन की सर्च भी अब बंद कर दी गई, क्योंकि उस एरिया में इस व्यक्ति का कोई नामो निशान अब नहीं मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस वो उठकर कहीं चला गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो किसी डे हाइक पर गया होगा, क्योंकि उसका सारा का सारा सामान यहीं पड़ा था, जैसे कि मैंने आपको बताया। और अलास्का के जंगलों में या जंगली एरियाज में इस तरह से अपने गियर के बिना जाना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है और वो कभी भी डे हाइक में अपने सामान के बिना नहीं जा सकता था। यही माना गया कि केविन उस समय अपने कैंप में ही होगा जब कुछ बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल उसके साथ हुआ होगा। लेकिन केविन का अभी तक कुछ भी पता नहीं चला, कुछ समझ में ही नहीं आया कि जब उस पर कोई एनिमल अटैक नहीं हुआ और उसके बाद कोई भी जंगली जानवर उसके कैंप की तरफ क्यों नहीं आ रहा था। इसके अलावा जो उसका कैंप था वो किस तरह से जो कैंप साइट थी उससे घसीटता हुआ बीच पर आ गया और उसके अंदर का जितना भी सामान था वो सैंड पर ही पड़ा रह गया। इसके अलावा उसके कैंप से आधे मील की दूरी पर उसके हैट, उसके ग्लव्स वगैरह क्यों मिले ये आज तक समझ में नहीं आया है। उसके साथ क्या हुआ इसका कभी भी कुछ भी पता नहीं चला। अभी भी ये एक मिस्ट्री है कि केविन कहाँ है और अगर नहीं है तो उसके साथ क्या हुआ। अब मैं आपको इसी के साथ एक दूसरी कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है सन 2000 की। ये एक व्यक्ति की कहानी है जिसका नाम था पैट्रिक वेलन। उसकी उम्र थी 33 साल यानी 33 ईयर्स। वो भी एक आउटडोर एंथुसियास्ट था, यानी कि उसको कैंपिंग वगैरह करने में बहुत मज़ा आता था। वो बहुत सारी हाइकिंग्स पर जा चुका था, जिसे हम कह सकते हैं कि हज़ारों मील की दूरियां उसने हाइकिंग कर करके तय कर ली थी। वो एक सर्वाइवलिस्ट था, यानी कि वो बहुत गंदी कंडीशंस में भी सर्वाइव कर जाता था। उसने पैसिफिक क्रेस्ट की ट्रेल हाइकिंग कर करके बहुत माइल्स तक कंप्लीट की हुई थी। इसके अलावा उसने हंड्रेड्स ऑफ आवर्स की, यानी कि कई सैकड़ों घंटे की कैंपिंग वो कर चुका था नेशनल पार्क्स के अंदर। इन नेशनल पार्क्स में से उसका फेवरेट नेशनल पार्क था ग्लेशियर नेशनल पार्क, जो कि मोंटाना में था। वो यहाँ इतनी बार गया था कि जो पार्क रेंजर्स थे वो उसे उसके नाम से पहचानते थे और उसको अच्छी तरीके से वहाँ पर पहचानने लगे थे। 2 नवंबर 2000 में ये पैट जिसकी हम बात कर रहे हैं ये ड्राइविंग कर रहा था कियोवा जंक्शन नाम की जगह में, जो कि मोंटाना में है। तब इसकी एक डियर से टक्कर हो गई। जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने बताया कि जब ये टक्कर हुई तो पैट अपनी गाड़ी से उतरा। उसके बाद वो उस टक्कर खाए हुए डियर के पास पहुँचा। उसने उस डियर को उठाकर घसीट कर रोड के किनारे किया। फिर वो गया अपनी गाड़ी से एक पिलो निकाला, उस पिलो को उसने इस डियर के सिर के नीचे रखा। फिर अपनी गाड़ी से कुछ खाना निकाला और उस डियर के मुंह के पास उस खाने को रख दिया और उसके बाद वहाँ से वो कहीं चला गया। उसने अपना ट्रक वहीं पर छोड़ दिया था और वहीं कहीं जो है पैदल चलते हुए चला गया था। अब ये क्लियर नहीं है कि टक्कर के बाद हो सकता है उसका ट्रक ऑपरेशनल ना रहा हो, शायद वो ख़राब हो गया हो या फिर वो जानबूझकर उसे वहाँ छोड़ गया, ये अनक्लियर है। लेकिन उसका ट्रक वहीं पड़ा रहा और अगले दिन क्योंकि वो रास्ते में पड़ा था इसलिए उसको टो करके वहाँ से हटा दिया गया। उसके बाद 6 महीने बीत गए।
6 महीने के बाद जो पैट्रिक था, या जिसे हम पैट कह रहे हैं, उसके फादर ने ग्लेशियर नेशनल पार्क में फ़ोन किया और उनसे कहा, मेरी अपने बेटे से 6 महीने से बातचीत नहीं हुई है, मैं उसके 6 महीने से टच में नहीं हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वो ठीक है। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो किसी स्थान पर इतने लंबे समय तक हो सकता है तो वो ग्लेशियर नेशनल पार्क ही हो सकता है, उसको वही पसंद है, इसलिए शायद वो वहीं पर होगा, इसलिए आप लोग मेरी उससे बात करा दीजिए। तब पार्क रेंजर्स ने उसके पिता को बताया कि हमने तो उसे देखा नहीं है और हमें नहीं लगता कि वो यहाँ पर होगा, लेकिन हो सकता है वो यहाँ कैंपिंग कर रहा हो, तो हम जाकर देख लेते हैं कि अगर वो वहाँ है तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। इस घटना के 2 हफ्ते के बाद जो पार्क रेंजर्स थे, 2 पार्क रेंजर्स, वो ऐसे ही पार्क का दौरा कर रहे थे, जो कि उनका रोज का रूटीन था, वो चेक वगैरह करते थे, और तभी उनको एक बहुत ही ऑड सीन देखने को मिला। उन्होंने जंगल के उस एरिया में, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम लोग आया करते थे, कभी कभी वो लोग वहाँ पर चक्कर मारने आ जाया करते थे, तो आज बाई चांस वो इस एरिया में पहुँच गए थे, तो उस एरिया में एक ब्लू कलर का टेंट लगा हुआ था, और वो जो टेंट था ऐसा लग नहीं रहा था कि वहाँ पर कोई है, और जो मिडिल एरिया था, जैसे कि मैंने पिछली कहानी में बताया, जो कि टेंट को थामे रखता है, वो उसका भी कोलैप्स्ड था, यानी कि टूटा हुआ था, और वो मतलब बेसिकली वो जो टेंट था वो टूटा हुआ था। अब वो लोग चिल्लाने लगे, आवाज़ें देने लगे आसपास कि वहाँ पर कोई है या नहीं है, ये देखने के लिए। जब उनको आंसर नहीं मिला, यानी किसी ने भी उनकी कॉल्स का जवाब नहीं दिया, तब वो अब टेंट के अंदर चले गए और वो देखने लगे कि अंदर सामान था और ऐसा लग रहा था कि कोई पिछले कुछ समय से वहाँ पर रह रहा है। वो जो टेंट था वो सन की रोशनी से, यानी धूप से, जैसे रंग वगैरह उड़ जाता है वैसे उसका रंग वगैरह उड़ चुका था, वो गंदा हो चुका था, लेकिन जो उसका फैब्रिक था, जो कपड़ा था, वो फटा हुआ नहीं था, एकदम सही सलामत था। उस टेंट के जितने भी जिपर्स थे वो क्लोज्ड थे, यानी कि उसकी जिप्स बंद थी, और जब वो जिप खोलकर अंदर गए थे तो उन्होंने देखा था कि अंदर कोई तो नहीं है, लेकिन काफ़ी सारा वहाँ पर सामान पड़ा हुआ है, ऐसा सामान जो कि जनरली ऐसी जगह पर कैंपिंग करने के लिए किसी भी टेंट के अंदर होना चाहिए, वो सारा सामान वहाँ पर मौजूद था। उस कैंप के अंदर पानी था, खाना था, स्टोव था, बूट्स थे, क्लोथ्स थे, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वो कैंप जो था वो कोलैप्स कर चुका था, यानी कि टूट चुका था, और जिस तरह से उसका रंग वगैरह उड़ चुका था धूप के कारण, उससे ऐसा महसूस हो रहा था कि ये टेंट यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से लगा हुआ होगा। जब पार्क रेंजर्स ने वापस जाकर इसकी रिपोर्ट की तो उन्होंने ये भी कहा कि ये जो टेंट है काफ़ी लंबे समय से तो यहाँ रहा होगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि किसी भी एनिमल ने इस टेंट को फाड़ा क्यों नहीं, क्योंकि जनरली जो टेंट वगैरह होते हैं जो ऐसे पड़े रहते हैं तो एनिमल्स आते हैं उसे नुकसान पहुंचा देते हैं। और जिस टेंट के अंदर फूड है उसका बच पाना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जो सूंघने की क्षमता होती है जानवरों की बहुत ज़्यादा होती है, और वो खाने को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं, और टेंट उनके लिए कुछ भी नहीं है, उसको तुरंत ही फाड़ देते हैं। फिर अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किया गया और उस एरिया को सर्च करना शुरू किया गया, स्पेशली पैट्रिक के लिए, लेकिन पैट्रिक या पैट के वहाँ पर कोई भी साइन नहीं थे, वो वहाँ पर नहीं था। फिर स्निफर डॉग्स को भी लाया गया, उनसे भी तलाशी करवाई गई, लेकिन वहाँ पर उन्हें किसी भी तरह की कोई सेंट, कोई खुशबू नहीं मिली। उसके बाद उसका जो ट्रक था पैट का, वो भी टो लॉट में अभी तक पड़ा हुआ था, और फिर सारी ये बातें पता चली कि उसने एक डियर को हिट कर दिया था, उसके बाद वो अपने ट्रक को वहीं अबंडन करके चला गया था, और बाद में उसके ट्रक को टो किया गया था। पैट ने 6 महीने बाद भी अपने ट्रक को रिक्लेम नहीं किया था। इसके अलावा ये जो टेंट है अब मिडिल ऑफ द वुड्स में पड़ा हुआ था, और अब किसी को कोई आइडिया नहीं था कि पैट कहाँ है। एक इंटरेस्टिंग और डरा देने वाली बात यह भी थी कि उसके टेंट में वहाँ पर उन्हें एक एम्प्टी बक नाइफ केस भी मिला, यानी कि वहाँ पर चाकू की म्यान, जिसे हम म्यान भी बोल सकते हैं, तलवार की होती है, वो तो थी, यानी कि उसका केस तो था, लेकिन चाकू मिसिंग था। फिर वहाँ पर उपस्थित एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने एक इंटरेस्टिंग थ्योरी दी कि वो वहाँ पर क्यों है। उसने कहा कि पैट्रिक वहाँ पर टेंट लगाकर रह रहा होगा, और किसी रात उसने बाहर से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनी होंगी, और शायद उन आवाज़ों को सुनकर उसे थोड़ा सा डर लगा होगा, और उसे ऐसा महसूस हुआ होगा कि मुझे बाहर जाकर देखना तो चाहिए, लेकिन अपना नाइफ भी साथ में ले जाना चाहिए, और तब उसने अपना चाकू उस केस में से बाहर निकाला होगा, और फिर चाकू लेकर वो बाहर गया होगा देखने के लिए कि बाहर कौन है, उसका सामना करने के लिए। और जब वो बाहर गया तो क्योंकि इस एरिया में बहुत ज़्यादा मॉस्किटोज़ हैं, बहुत मच्छर हैं, इसलिए उसने अपना जो टेंट है उसकी जिप बंद कर दी होगी ताकि मॉस्किटो अंदर ना जाएं। फिर लेकिन जब वो बाहर आया तो जो कुछ भी बाहर था उससे उसका सामना बाद में हुआ, और उस आमना सामना होने में पैट के साथ कुछ हो गया। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पर कोई एनिमल अटैक हुआ था, क्योंकि ना तो वहाँ ब्लड था,
ना ही कोई स्ट्रगल के साइन थे, जैसा कि पिछली स्टोरी में था। जब एनिमल अटैक होता है तो कोई ना कोई साइन होते हैं। इसके अलावा अगर वो मारा गया होता तो कहीं ना कहीं उसकी लाश के बचे खुचे टुकड़े भी अभी तक पार्क रेंजर्स को मिल गए होते। इसके अलावा जो उसके कैंप में खाना था वो भी अनटच्ड था। जनरली ऐसा नहीं होता है, जब एनिमल अटैक करते हैं किसी इंसान पर तो बाद में उसके कैंप साइट पर भी अटैक करते हैं, उसके कपड़े वगैरह को फाड़ देते हैं और अंदर जाकर खाना वगैरह भी चोरी कर लेते हैं या खा लेते हैं। लेकिन ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था। उसका जो फूड था वो सारा का सारा इतने महीनों बाद भी अनटच्ड पड़ा था। तो ये अभी तक भी मिस्ट्री है कि अगर कोई एनिमल अटैक हुआ था या नहीं हुआ था, तो दोनों ही स्थितियों में पैट्रिक की या तो लाश कहाँ है, और अगर नहीं हुआ था एनिमल अटैक तो भी पैट्रिक कहाँ है, उसकी अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिली है। इतने साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक भी पैट्रिक का कोई अता पता नहीं है। अब हम अपनी तीसरी कहानी की तरफ चलते हैं। ये कहानी है अप्रैल 1976 की। 19 वर्षीय स्टीफन थॉमस को उसके दोस्त ब्रूस वीवर ने पूछा कि क्या तुम मेरे और 4 दोस्तों के साथ एक हाइक पर चलोगे। ये लोग हाइकिंग के लिए न्यूयॉर्क स्टेट जाने वाले थे। वैसे तो स्टीव उन 4 लोगों को नहीं जानता था जिनके साथ ब्रूस हाइकिंग के लिए जाने वाला था, लेकिन क्योंकि वो ब्रूस को पसंद करता था, वो उसका दोस्त था और इसके साथ ही स्टीव को हाइकिंग पर जाना क्योंकि काफ़ी पसंद था, इसलिए वो एग्री हो गया। जिस माउंटेन को ये क्लाइंब करने वाले थे उस माउंटेन का नाम था माउंट मार्सी। ये जो माउंटेन है ये ईस्ट कोस्ट की सबसे बड़ी माउंटेन्स में से एक है। ये काफ़ी जंगली है, काफ़ी ऊबड़ खाबड़ है और जैसे जैसे हम इसकी चढ़ाई करते हैं, इसके समिट की तरफ जाते हैं, इसका टेम्परेचर काफ़ी कम भी हो जाता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी खतरनाक जगह है। जिस दिन स्टीव इस हाइकिंग के लिए अपने घर से निकलने वाला था उस दिन उसकी माँ ने उसे टोका और कहा कि मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग्स हो रही हैं और मुझे लग रहा है कि तुम्हें इस हाइकिंग के लिए नहीं जाना चाहिए और तुम इस हाइक को कैंसिल कर दो। उसकी माँ ने कहा कि तुम तो उन लोगों को अभी जानते भी नहीं हो जिनके साथ तुम हाइकिंग पर जा रहे हो और मुझे कोई बहुत अच्छा आइडिया ये नहीं लग रहा है। लेकिन स्टीव इस हाइक पर जाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड था, काफ़ी ईगर था। तो उसने अपनी माँ से कहा कि मैं तो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हूँ, मैं कोई नया तो हूँ नहीं हाइकिंग करने के लिए, मैं काफ़ी हाइकिंग्स पहले भी कर चुका हूँ, इसलिए मुझे जाने दो और हम 2 दिन में मिलते हैं। तो 12 अप्रैल 1976 को इन लोगों ने सुबह सुबह अपनी चढ़ाई शुरू की और ये दोपहर के करीब 3:30 बजे तक उसके समिट पर यानी कि उसके पूरे शिखर तक पहुंचने वाले थे। वो लोग शिखर से थोड़ी सी ही दूरी पर थे और अगर वो थोड़ा सा जोर लगाते तो वो पूरा शिखर तक पहुंच सकते थे। लेकिन अब वो इतने ज़्यादा एग्जॉस्टेड थे, इतने टायर्ड थे कि उन्होंने सोचा कि अब हम अगले दिन ही शिखर तक पहुंचेंगे और हम जहाँ पर हैं वहीं पर कैंपिंग कर लेते हैं। फिर इन लोगों ने वहाँ पर ही कैंपिंग कर ली। स्टीव को यहाँ पर रुकने का आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो यहाँ पर कैंपिंग नहीं करना चाहता था, वो चाहता था कि ये लोग पूरा समिट तक आज ही जाएं। लेकिन क्योंकि सब लोग एग्री कर गए थे, वहाँ पर कैंपिंग की तैयारियां शुरू हो चुकी थी और फाइनली कैंप लग चुके थे। लेकिन जो स्टीव था वो ब्रूस के कैंप में बैठे बैठे अब मैप को पढ़ रहा था और वो चाहता था कि वो थोड़ा सा और जाने की कोशिश करें। तो उसने ब्रूस से कहा कि चलो हम थोड़ा सा वॉक के लिए चलते हैं, मैं थोड़ा सा ऊपर वाले रास्ते पर थोड़ी दूर वॉक करके और फिर वापस आ जाऊंगा, तुम भी मेरे साथ चलो। तो ब्रूस ने कहा नहीं, ये एक अच्छा आइडिया नहीं है, मैं तो बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, हम कल ही चलेंगे। अब जो है स्टीव जो था वो अभी भी मानने को तैयार नहीं था। वो लगातार मैप पढ़ता जा रहा था और साथ ही फिर उसने अपने लिए चाय बनाई, चाय पी और चाय पीने के बाद उसने ब्रूस से कहा कि मैं बाहर वॉक के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तो ब्रूस ने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं जाऊँगा और तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए, ये एक अच्छा आइडिया नहीं लग रहा है मुझे। बाहर अब अंधेरा भी हो गया है, हवा भी चल रही है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है और ऐसे में अब तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। ब्रूस ने उससे ये भी कहा कि हम मॉर्निंग में सबसे पहला काम यही करने वाले हैं कि हम उठेंगे, सामान समेटेंगे और फिर चल देंगे और फिर समिट पर पहुंच जाएंगे। तो अभी जाने का कोई भी तुक नहीं है, हम तो सुबह आराम से इस काम को करेंगे और तुम भी बैठ जाओ और कुछ गप्पे वप्पे मारते हैं। लेकिन स्टीव बिल्कुल मानने को तैयार नहीं था। इसने कहा कि नहीं, मैं बैठना बैठना नहीं चाहता हूँ, मुझे बस जाना है। उसके बाद वो बाहर निकला। बाहर 4 और दूसरे हाइकर्स भी बैठे हुए थे जिन्हें स्टीव अच्छे से तो नहीं जानता था, लेकिन उन्होंने भी इसको टोका कि तुम कहाँ जा रहे हो, इस समय तुम्हें इधर उधर नहीं जाना चाहिए और जो मौसम है बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन स्टीव ने उनकी बात भी नहीं सुनी, उनको इग्नोर किया और जो ट्रेल थी जो कि अब समिट की तरफ जा रही थी उस ट्रेल पर चल पड़ा। जब स्टीव वहाँ से निकला होगा तो उसने सोचा होगा कि मैं थोड़ी सी वॉक करके ही वापस आ जाऊँगा, क्योंकि उसने सिर्फ एक येलो रेन जैकेट पहनी हुई थी अपनी टी शर्ट के ऊपर और उसने सिर्फ पैंट्स पहनी हुई थी, यानी कि उसने ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं की थी ठंड से बचने वाले कपड़े पहनने के लिए। और साथ ही उसने अपना कोई सामान, कोई गियर वगैरह भी नहीं लिया था जिससे कि अगर वो बाहर रात को रुकता तो वो सामान उसको चाहिए होता। तो वो कोई प्रिपरेशन के साथ नहीं निकला था, वो कोई समिट पे जाने के लिए नहीं निकला था। उसे लगा था कि मैं थोड़ी सी वॉक करके वापस आ जाऊंगा।
जब स्टीव वहाँ से चला तो उस दिन काफ़ी अच्छी मूनलाइट थी, अच्छी विजिबिलिटी थी और साथ ही जो स्नो थी जिस पर वो चला था वो हार्ड थी, इसलिए ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी उसे वॉक पर जाने के लिए। वो चलता रहा। पीछे से जितने भी हाइकर्स थे वो थोड़े अनॉइड तो हो गए, चिढ़ गए, लेकिन फिर भी उन्होंने ज़्यादा परवाह नहीं की। उन्हें पता था कि ये अच्छा खासा हाइकर है, इसे काफ़ी एक्सपीरियंस है, ये इस तरह की कोई भी हरकत नहीं करेगा कि अपने आप को रिस्क में डाले। वो सोचने लगे कि अच्छी खासी विजिबिलिटी है, सब कुछ है, वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। उसके बाद 1 घंटा और बीत गया। अब काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका था और जो टेम्परेचर्स थे वो फ्रीजिंग के भी बिलो आ चुके थे, यानी कि माइनस में हो चुका था टेम्परेचर अब। लेकिन स्टीव अभी तक वापस नहीं आया था। अब हाइकर्स को चिंता होने लगी। उन्हें पता था कि जो स्टीव है वो प्रॉपर कपड़े भी पहनकर नहीं गया है। तो अब वो लोग अपने अपने टेंट से निकले, थोड़ा थोड़ा इधर उधर गए और थोड़ी दूरी पर जाने के बाद वो आवाज़ दे देकर स्टीव को पुकारने लगे, लेकिन स्टीव का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। अब उन्होंने डिसाइड किया कि हम थोड़ी दूरी पर जाकर उसे ढूंढेंगे, क्योंकि अगर वो वापस नहीं आया तो जो कंडीशंस हैं उससे उसकी मौत हो जाएगी। अब ये चारों के चारों हाइकर्स पहले टेंट में गए। इन्होंने अपने इक्विपमेंट्स लिए, अपने गियर्स लिए, क्योंकि इन सब चीज़ों की इनको ज़रूरत पड़ने वाली थी, नहीं तो ये खुद भी मारे जाते। इन चारों में से जो एक हाइकर था वो अपने साथ हमेशा अपने डॉग को भी कैरी करता था, और जो डॉग था वो हाईली एनर्जेटिक था। वो बहुत ही तेज था, बहुत ही खुश मिजाज था और बहुत पसंद करता था हाइकिंग। हमेशा अपने मालिक के साथ वो हाइकिंग के लिए आता था। तो वो जो हाइकर था वो टेंट में ना सिर्फ अपने इक्विपमेंट्स जबकि अपने डॉग को भी लेने के लिए गया था, लेकिन डॉग ने उसके साथ बाहर जाने के लिए सीधे सीधे रिफ्यूज़ कर दिया। वो टेंट को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, और यहाँ तक कि वो जो डॉग था वो टेंट के पिछले हिस्से में जाकर छुप गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे किसी चीज़ से डर लग रहा हो। बाद में इस हाइकर ने इन्वेस्टिगेटर्स को बताया कि मैंने कभी भी अपने डॉग को इस तरह का बिहेव करते हुए नहीं देखा। उसका डॉग इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि एट लास्ट उस हाइकर ने अपने डॉग के कारण स्टीव को ढूंढने जाने के लिए रिफ्यूज़ कर दिया, और उसको छोड़कर अब बाकी सारे हाइकर्स स्टीव को ढूंढने के लिए निकल पड़े। अब जितने भी लोग स्टीव को ढूंढने के लिए गए थे वो जितना जा सकते थे उतना गए, लेकिन उन्हें स्टीव कहीं भी नहीं मिला। अब वो उसको और ज़्यादा नहीं ढूंढ सकते थे, क्योंकि इतनी आधी रात को ये बहुत ही खतरनाक था उनके लिए कि वो इस तरह से बाहर भटकते, इससे उनकी भी शायद मौत हो सकती थी। इसलिए वो इतने खतरनाक माहौल को छोड़कर अब वापस लौट आए, और अब उन्होंने स्टीव की तलाश बंद कर दी। अब ये जो ग्रुप था ये अपने अपने टेंट में आ चुका था, और अब ये सिर्फ प्रे कर रहे थे कि जो स्टीव है उसको कहीं ना कहीं शेल्टर मिल गया होगा माउंटेन में और वो सुरक्षित होगा। अब जैसे ही अगली सुबह हुई और सूरज बाहर आया, दिन चढ़ा, वैसे ही ये लोग तुरंत ही बाहर निकले और स्टीव को चिल्ला चिल्लाकर उसकी तलाश करने लगे, उसको आवाज़ें देने लगे। उन लोगों को स्टीव का कोई भी नामो निशान नहीं मिला। वो बहुत ज़्यादा इधर उधर ढूंढते रहे, ऊपर नीचे हर जगह उसकी तलाश की, लेकिन स्टीव कहीं भी नहीं था। फिर उनमें से जो एक व्यक्ति था, एक जो हाइकर था, वो अपनी गाड़ी तक पहुंचा, नीचे पूरा उतरकर माउंटेन से। उसके बाद वो अथॉरिटीज़ के पास गया, उन्हें बताया कि उनके साथ क्या हुआ है, और जब तक वो वहाँ गया था तब तक बाकी जो हाइकर्स थे वो सारे के सारे स्टीव की तलाश में लगे रहे। जब अथॉरिटीज़ को इन बातों का पता चला तो उन्होंने इतिहास के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन को लॉन्च किया। ये न्यूयॉर्क के इतिहास का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था। 2 हफ्तों तक वो इस पूरी माउंटेन को कॉम्ब करते रहे, यानी कि उसकी तलाशी करते रहे। उन्होंने हेलीकॉप्टर से सर्च की, पैदल लोग सर्च कर रहे थे, उन्होंने डॉग वगैरह को भी भेजा, लेकिन उसका कोई भी साइन नहीं मिला। और यहाँ तक कि जो स्टीव था उसने एक ब्राइट येलो जैकेट पहनी हुई थी, लेकिन फिर भी वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। फिर धीरे धीरे सर्च को भी बंद कर दिया गया, लेकिन स्टीव का बड़ा भाई जो कि 26 साल का था और जिसका नाम था बॉब, वो काफ़ी फिट था, काफ़ी हेल्दी था। उसने डिसाइड किया कि मैं अपने भाई को खुद ढूंढूंगा। वो माउंट मार्सी आया और वहाँ पर तलाश करने में उसने पूरा 1 साल का वक्त लगाया वहीं पर रहकर। यहाँ तक कि जो वहाँ के रेंजर्स थे जो कि उस माउंट मार्सी के आसपास के जंगल की देखभाल किया करते थे, अब वो मजाक उड़ाने लगे थे। वो जोक करने लगे थे कि जो बॉब है वो इस माउंटेन को अब हमसे भी बेहतर जानने लगा है, वो इस एरिया को हमसे भी अच्छी तरीके से अब पहचानता है। बॉब ने इस ड्यूरेशन में जो कि उसने यहाँ पर बिताया, उस ड्यूरेशन में उसने 2500 माइल से भी ज़्यादा की दूरी चलकर तय की। करीब 600 बार उसने माउंट मार्सी की चढ़ाई की, और हर बार वो अलग अलग रास्तों से इस माउंट मार्सी पर चढ़ता था। वो हर एक रास्ते को चेक करना चाहता था कि वहाँ पर उसका भाई तो नहीं है। फाइनली उसने हर जगह देख लिया, लेकिन कहीं भी उसको उसका भाई नहीं मिला। हालांकि बॉब को अपना भाई तो नहीं मिला, लेकिन उसको किसी और व्यक्ति की वहाँ पर लाश मिली, बची खुची जो भी लाश होगी वो मिली।
एक ऐसे हाइकर की जो 3 साल पहले वहाँ हाइकिंग के लिए आया था और अभी तक मिसिंग था। तो अभी तक लोगों को समझ में नहीं आया है, ये अभी तक जो स्टीव का गायब होना एक मिस्ट्री बनकर रह गया है, क्योंकि ना तो उसकी लाश मिली ना कुछ और मिला। और ये भी समझ में अभी तक किसी को नहीं आया है कि इतनी रात को वो वॉक करने क्यों जा रहा था, वो भी इतने कम कपड़ों में, उसको क्या लगा, वो क्यों गया। इसके अलावा जो डॉग था वो इतना ज़्यादा किस चीज़ से डरा हुआ था, वो बाहर आने के लिए क्यों नहीं तैयार थे, डॉग ने ऐसा क्या महसूस वहाँ पर किया था। बॉब ने तो अब हम कह सकते हैं कि इस माउंटेन का चप्पा चप्पा छान लिया था, लेकिन अगर उसको भी स्टीव नहीं मिला तो इसका एक ही लॉजिकल आंसर है कि स्टीव इस माउंटेन पर था ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी दोनों केसेस की तरह ये जो केस है ये भी अनसॉल्व्ड है, और शायद लोग कभी भी पता ना लगा पाएं कि ये सारे लोग कहाँ गए, और हो सकता है कि कभी ना कभी पता भी लग जाए। लेकिन फिलहाल ये दुनिया के जो सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस केसेस हैं, जो कुछ मिस्टीरियस केसेस हैं, उनमें से ये कहानियाँ एक हैं। जब ये सॉल्व हो जाएंगी तो ये दुनिया के सामने आएंगी कि इसके पीछे क्या रीज़न था। तो ये तीनों कहानियाँ यहीं पर ख़त्म होती हैं। तीनों ही कहानियाँ अनसॉल्व थीं। जिन लोगों को अनसॉल्व केसेस पसंद हैं उन्हें मेरी ये स्टोरी पसंद आई होगी, और जिन लोगों को अनसॉल्व केसेस पसंद नहीं है, यानी कि मुझे भी अनसॉल्व केसेस मतलब पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि अनसॉल्व केसेस भी सुनाइए, इसलिए आज मैंने आपको 3 कहानियाँ एक साथ सुना दी अनसॉल्व केसेस की। वैसे मुझे भी सॉल्व केसेस ही पसंद आते हैं जिनका कोई ना कोई क्लोजर हो। तो मैं ये कोशिश करूंगी कि मैं अनसॉल्व केसेस कम ही सुनाऊं, लेकिन कभी कभी आपको सुना दूंगी। तो मेरे लिए आप इस केस को बर्दाश्त कर लीजिए और इस स्टोरी को सुन लीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरी।